हेलो बच्चों, आज हम आगे चैप्टर पढ़ते हैं संविधान निर्माण वाला। इसमें भारतीय संविधान निर्माताओं को पहले हमने पढ़ा था हमारे देश का संविधान कैसे बना था, संविधान सभा में कितने लोग थे, उन्होंने क्या क्या करा, वो सब पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य पढ़ेंगे आज। भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहाँ दी गई सभी जानकारियों को पढ़ें। आपको यह जानकारी कंठस्थ करने की मतलब रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों के पक्ष में उदाहरण प्रस्तुत करें। मतलब ये जो जानकारी है आपको कंठस्थ नहीं करनी, रट्टा नहीं लगाना और पढ़ देना जो भी दे रखा है इसमें जानकारी कुछ चीजों के बारे में। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों के पक्ष में उदाहरण प्रस्तुत करें। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। संविधान सभा में ज्यादा सदस्य कांग्रेस के थे, बट ऐसे लोग भी थे जो कांग्रेसी नहीं थे। और सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। और जो संविधान सभा थी उसके अंदर जो अलग अलग समूह हमारे इंडिया में रहते हैं, चाहे वो किसी भी पेशे से, बिजनेस से, काम से जुड़े हुए थे, वो सारे लोग हमारी संविधान सभा में शामिल थे। आपको भी पता है 299 लोग थे इसमें। सभा के सदस्यों की विचारधारा भी अलग अलग थी और जितने भी संविधान सभा में लोग शामिल थे उनके विचारधारा अलग अलग थी। ये बलदेव सिंह हैं जो जिनका जन्म 1901 में हुआ था और 1961 में उनकी डेथ हुई थी। जन्म हरियाणा में हुआ था इनका, बलदेव सिंह जी का। सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। बलदेव सिंह ये पंजाब से थे। जो संविधान सभा में इनका जन्म हरियाणा में हुआ तो हरियाणा में था, लेकिन ये सफल उद्यमी यानी कि उद्योग वगैरह चलाते होंगे। और पंजाब की जो विधानसभा थी उसमें पंथक अकाली पार्टी के नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी ने इनको शामिल किया था। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे। जब हमारे आज़ादी के बाद हमारी देश की सरकार बनी होगी तो उसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट में रक्षा मंत्री बने थे। आगे पढ़ते हैं। ये बलदेव सिंह जी है जिनका जन्म हरियाणा में हुआ था, लेकिन सफल उद्यमी भी थे। हमारे पंजाब विधानसभा की जो पंथक अकाली पार्टी है उसके नेता थे। संविधान सभा में कांग्रेस ने इनको शामिल किया था और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब हमारे देश में सरकार बनी थी भारतीय और लोगों की आज़ादी के बाद, तो उसमें ये रक्षा मंत्री बने थे। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। जो आपकी बुक है, संविधान के अंदर जो अलग अलग प्रावधान व्यवस्थाएं की गई हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। सारे बच्चे अपनी बुक लेकर साथ में बैठे, पेन कॉपी, ताकि अगर कुछ लिखना भी पड़े लिख सको। और अंडरलाइन भी आपने करना है। भी हमारा जो संविधान है उसके पीछे फिलॉसफी क्या थी, ये इस चीज के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। ये काम दो तरीकों से कर सकते हैं। यह काम हम जो क्या इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, संविधान के पीछे का दर्शन क्या है, इसको जानने के लिए हम ये काम दर्शन को भी कौन सी फिलॉसफी इसके पीछे थी, इसको जानने के लिए दो तरीके हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पर पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं। जो हमारे देश के नेता हैं उनके संविधान के संबंध में क्या विचार हैं, उनको पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे संविधान के पीछे क्या फिलॉसफी थी, क्या दर्शन था। परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। एक तो हमारे देश के नेताओं के संविधान के बारे में क्या विचार थे, इसको समझकर भी हम जान सकते हैं कि हमारे देश के पीछे के संविधान के पीछे दर्शन क्या था या फिलॉसफी क्या थी। एक हमारा जो संविधान है
तो हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। हमारा संविधान अगर हम पढ़ेंगे तो वो भी बताता है कि उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या दर्शन है। दोनों चीजें जाननी जरूरी है, नेता क्या सोचते हैं हमारे संविधान में और हमारे संविधान को स्वयं पढ़ने के बाद क्या मतलब जो जानकारी मिलती है वो भी पढ़नी जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है, संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर बारी बारी से गौर करें। जो प्रियम्बल भी जिसको कहते हैं, पहले शुरुआत में जो संविधान होता है उसकी थोड़ा सा ब्रीफ दे रखा होता है। तो हमारे देश की जो प्रियम्बल है उसके बारे में पढ़ते हैं। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। वो कौन है? ये गांधी जी लग रहे हैं। गांधी जी क्या कहते थे? मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त कराए। अधीन और गुलाम किसने बनाया था? अंग्रेजों से। तो गांधी जी ऐसा संविधान चाहते थे जिसमें देश के लोग जो अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेज जो अंग्रेजों के गुलाम थे, गुलामी जो करनी पड़ रही थी लोगों को, जहाँ उनके अधीन रहना पड़ रहा था, तो वो संविधान बना के गांधी जी उस गुलामी और अधीनता से लोगों को आज़ाद करवाना चाहते थे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। तो गांधी जी क्या कहते थे? कहते मैं ऐसा भारत बनाने का प्रयास करूंगा जिसमें कोई गरीब व्यक्ति भी, जिसको गरीब व्यक्ति को भी उसमें रहते हुए लगे कि जो भारत उसका है और उसने उस गरीब व्यक्ति की भी भारत को बनाने में भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। कह रहे मैं, गांधी जी कह रहे मैं ऐसा भारत बनाना चाहता हूँ जिसमें कोई ना तो उच्च वर्ग हो ना निम्न वर्ग हो, मतलब सब लोग समान हों। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। जैसे नेल्सन मंडेला जी कहते थे ना कि वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में ना गोरों का प्रभुत्व हो ना कालों का प्रभुत्व हो। तो ऐसे गांधी जी चाहते थे कि देश के अंदर कोई ऊंचा नीचा अमीर गरीब नहीं होना चाहिए, सभी लोग मिलजुल कर रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीजों के लिए कोई जगह ना हो, औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं हूँ। ये गांधी जी के विचार हैं। गांधी जी कहते थे मैं ऐसा संविधान देश के लिए बनाना चाहता हूँ जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी का ना तो गुलाम होगा ना अधीन होगा, सभी स्वतंत्र होंगे। और मैं ऐसा भारत बनाऊंगा जिसके अंदर जो गरीब रह रहा हो उसको भी वो भारत, उसको भी अपना, गरीब को भी भारत अपना लगे और गरीब को भी ये फीलिंग हो कि उसने भी भारत बनाने में कुछ सहयोग दिया है। और ऐसा भारत बनाना चाहता हूँ जिसमें ना कोई उच्च वर्ग हो ना नीच वर्ग हो, सारे लोग मिलजुल कर मेल जोल से रहें। और जिसमें ना शराब हो ना छुआछूत और ना ही नशीली वस्तुओं के लिए कोई जगह हो, औरतों को भी मर्दों के समान अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। गांधी जी के बहुत उच्च विचार थे भारत के लिए। आप कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी को भी पढ़ लेते हैं। 1887 में इनका जन्म हुआ था और 1971 में इनकी डेथ हुई होगी। जन्म गुजरात में हुआ था। वकील, इतिहासकार और भाषाविद थे। जो कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी हैं, ये इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ये पेशे से वकील थे, इतिहास भी लिखते थे और भाषाओं का भी उनको ज्ञान था। अंग्रेजी कांग्रेसी नेता और गांधीवादी थे। गांधीवादी विचारधारा थी इनकी और कांग्रेस के नेता थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में जब हमारे आजाद भारत की सरकार बनी पहली, तो उसमें ये मंत्री थे और स्वराज पार्टी के, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। उस टाइम कोई स्वतंत्र पार्टी बनी होगी तो उनको उस पार्टी को बनाने वाले थे, उसकी स्थापना करने वाले थे।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तो आपने नाम सुना होगा। तो 1901 में इनका जन्म, और 1900 यानी कि 52 साल ही ये जिंदा रहे थे। इनका जन्म पश्चिमी बंगाल में हुआ था। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म पश्चिमी बंगाल में हुआ था 1901 में। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रहे थे जब हमारे देश की सरकार बनी थी पहली। शिक्षाविद थे, शिक्षा के बारे में विचार लिखते होंगे या नीतियां बनाते होंगे। और वकील भी थे ये। हिंदू महासभा में सक्रिय थे, हिंदू महासभा में एक्टिव थे। बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म पश्चिमी बंगाल। सरकार में उद्योग में आपूर्ति, जो हमारी पहली सरकार बनी थी स्वतंत्रता के बाद, उसमें ये उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने थे। शिक्षाविद और वकील भी थे। हिंदू महासभा में सक्रिय थे। बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अम्बेडकर के मन में था। जो अम्बेडकर जी के साथ, खुद के साथ भेदभाव हुआ था, तो जो अम्बेडकर जी थे वो भी कैसा भारत चाहते थे? भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अम्बेडकर के मन में था। ऐसा भारत चाहते थे अम्बेडकर जी जिसमें ना तो किसी के साथ भेदभाव हो, ना ही किसी के साथ गैर बराबरी का व्यवहार हो, मतलब सारे बराबर हों। डॉक्टर अम्बेडकर जी ऐसा भारत चाहते थे जिसमें सारे लोग बराबर हों और किसी के साथ भेदभाव ना हो। जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो चाहते थे कि ऐसा भारत बने जिसके अंदर किसी के साथ ना तो भेदभाव हो, ना ही गैर बराबरी का व्यवहार हो। और इन्होंने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। मतलब इन्होंने ये इस बात पर भी सोचते थे, ये बराबरी चाहते थे, भी सारे बराबर हों, तो ये फिर उसके बारे में भी सोचते होंगे कि बराबरी कैसे लाई जा सकती है, जो असमानता है उसको कैसे दूर किया जा सकता है। इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटुआलोचना की। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो गांधी जी भी बराबरी चाहते थे, लेकिन फिर भी वो गांधी जी की निंदा करते थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटुआलोचना की। यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी गांधी जी के विचारों के विरुद्ध थे, जहाँ गांधी जी की आलोचना भी करते थे। उनके विचार उनको नहीं पसंद हो गए। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। मतलब संविधान सभा के जो जब तैयार हो गया होगा संविधान, उसके बाद उन्होंने भाषण दिया होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, और उनको जो भी चिंताएं थी फ्यूचर के अंदर, तो उन्होंने वो अपने भाषण में चिंताएं रखी थी, स्पष्ट की थी। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। मतलब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू होना था, उसके बारे में कह रहे हैं कि हम विरोधाभासों से भरे जीवन में, मतलब जो हमारा संविधान बन गया था उसमें हमने सभी जो अलग अलग लोग थे उन्होंने एक साथ रहने का वो मतलब वो करी, सहमति बना ली थी, जो 26 जनवरी 1950 को शुरू होना था। तो उसको ये कह रहे हैं 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। चाहे मतलब कुछ चीजें किसी के लिए विरोधी थी, मतलब तरह तरह के लोग थे, तो कुछ चीजें किसी के फायदे की थी और कुछ चीजें किसी के लिए नुकसान की थी। लेकिन फिर भी हमने शांतिपूर्वक तरीके से भारतीय लोगों ने रहना था, इसलिए संविधान के रूप में हमने एक समझौता कर लिया था, लेकिन रहना सबको विरोधाभासों के बीच में था, इसलिए ये चीज उन्होंने कही। राजनीति के मामले में हमारे जहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा।
क्योंकि वोट का अधिकार सबको दिया गया था, चाहे वो गरीब था, अमीर था, गोरा था, काला था, औरत था, पुरुष था, कुछ कोई भी था, वोट का अधिकार देने दिया गया था, जिसके कारण वो कह रहे हैं कि राजनीति के मामले में हमारे जहाँ समानता होगी। ये क्योंकि जो वोट का अधिकार है वो राजनीति में आता है, तो वो कह रहे राजनीति के मामले में हमारे जहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। क्योंकि आर्थिक में क्या है, कोई अमीर है तो कभी कोई गरीब है, और समाज में भी जो अमीर होते हैं, जहाँ जिनका रुतबा उच्च होते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है, और गरीबों को सम्मान नहीं मिलता, गरीब लोगों को इज्जत नहीं मिलती। तो उनको ये चिंता थी कि हमारे समाज में वोट का अधिकार सबको मिल गया, इसलिए राजनीति के मामले में तो सबको समान माना जाएगा, लेकिन पैसे संबंधी और समाज के अंदर ऊंच नीच, जो अमीरों के साथ अच्छा व्यवहार होता है और गरीबों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा हुआ। चाहे हम सब ने एक साथ मिलकर चलने की वो कर ले ली है, शपथ ले ली है। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को भी नष्ट संकट में डालेंगे। कह रहे मतलब एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत से राजनीति में तो समानता आ जाएगी, लेकिन जो हमारा जो आर्थिक और सामाजिक जीवन में उसमें जो भेदभाव होता है, कदे वो नहीं खत्म कर पाएंगे। वो पता नहीं कितने लंबे समय तक चलता रहेगा। तो हो सकता है इस आर्थिक और सामाजिक भेदभाव के कारण जो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र है वो भी संकट में न रहे। अरे राजनीति में तो हम एक वोट और सब वोट का सभी की वोट का समान मूल्य लेकर समानता ले आए कि, लेकिन आर्थिक और समाज में जो वो होता है भेदभाव, होता है भेदभाव है, वो भेदभाव पता नहीं कितने लंबे समय तक चलेगा। और हो सकता है उस भेदभाव के कारण हमारा राजनीतिक लोकतंत्र भी संकट में ना आ जाए। भीमराव भीमराव रामजी अम्बेडकर, रामाजी अम्बेडकर उनका नाम था, लेकिन हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही बोलते हैं ओनली। 1891 में जन्म होके 1956 तक रहे थे वो। जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे, ये नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन आ जाता है कि प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक क्रांतिकारी थे, चिंतक थे, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे। समाज में सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक थे। समाज में जो भी गलत हो रहा था उसके उसमें मतलब उसके लिए वो आवाज उठाते थे। जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ थे वो। जाति के आधार पर जो बंटवारा किया गया था समाज में उसके भी विरुद्ध थे। जो भेदभाव हो रहा था उसके भी वो विरुद्ध थे, और सबसे आगे थे इस विरोध करने में, वो आंदोलन चलाने में। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। जो हमारी आज़ादी के बाद पहली सरकार बनी उसमें कानून मंत्री भी बने। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक। उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। ज्यादातर आपके लिए क्वेश्चन होता है प्रारूप कमेटी के का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और ये हमारे देश की पहली सरकार में कानून मंत्री भी बने थे, और इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी। आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की
मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को, गांधी जी का दिया गया भाषण, फिर अम्बेडकर जी का दिया गया। अब हम नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण को याद करें। वर्षों वर्षों पहले हमने अपनी नियति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें पूरी तरह, जहाँ हर तरह से नहीं तो काफी हद तक। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब हम सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा। वर्षों पहले हमने वर्षों पहले यानी कि 20-22 साल पहले हमने वो करा था, डिसीजन लिया था कि हम अंग्रेजों से देश को मुक्त करवाएंगे, आज़ाद करवाएंगे। तो वर्षों पहले हमने अपनी नीति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वादों पर अमल करें पूरी तरह, जहाँ हर तरह से नहीं तो काफी हद तक। तो हमने जब हम अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, उस टाइम हमने अपना अंग्रेजों को निकाल कर देश से क्या नीयत होगी हमारे देश की, वो तय कर ली गई थी। और जिस दिन ये देश आज़ाद होना था, उस दिन वो कह रहे अब वक्त आ गया है जो हमने वो नीतियां तय करी थी उन वादों पर अमल करने का। अगर पूरी तरीके से अमल नहीं कर पाए तो काफी हद तक जरूर अमल करना है। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, क्योंकि मध्य रात्रि को हम आज़ाद हुए थे ना उस दिन 15 अगस्त 1947। कहते जब मध्य रात्रि का घंटा 12 बजे बजेगा, तो उस टाइम तो सारे दुनिया सो रही होगी, तब भारत अपने एक नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। इतिहास कभी कभार ही सही, पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। नेहरू जी कहते करे इतिहास कभी कभार ही सही, पर एक ऐसा क्षण जरूर लाता है जिसमें हम पुराने को छोड़कर नए को में प्रवेश कर लेते हैं या अपना लेते हैं। जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज पाती है। करें जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा प्रस्फुटित होती है। जैसे लंबा युग क्या होगा, 347 साल अंग्रेज इंडिया में रह के गए, और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की, और 347 साल से अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो हमारी जो आत्मा थी, इंडियन लोग तो कुछ कर नहीं पाते थे, इसका मतलब हमारी जो आत्मा थी वो दबी पड़ी थी। तो और हम हमारी आत्मा जगी थी, जगी तो क्या हुआ, हम अंग्रेजों को जिन्होंने हमारी आत्मा को दबाया था उसको निकाल पाए। मतलब कि बहुत समझदार थे हमारे इंडियन नेता जो, और कितनी गहरी बातें बोल रहे हैं, इतना गहरा तो हम, मतलब उनको पता था उनके साथ बुरा हुआ था, अंग्रेजों ने बुरा किया था, तो ऐसे विचार आ जाते हैं मेरे ख्याल से। हमने नहीं देखा, हमने बातें सुनी हैं, इसलिए हम उन बातों को फील नहीं कर सकते। तो हमारा मतलब, इनका कहने का मतलब यही है कि एक युग का अंत होता है, वे एक दिन जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं। जब एक युग का अंत होता है तो जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई, और कहे जब एक युग का अंत होता है, जिससे अंग्रेजों के युग का अंत हुआ। अंग्रेजों ने लंबे समय से भारत की आत्मा को दबा रखा था। कहे जब किसी दबी हुई पुरानी आत्मा प्रस्फुटित होती है, आवाज पाती है, ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। कह रहे हमारे देश के लोगों की आत्मा जगी, देश की आत्मा जगी, और जगने से हमने अंग्रेजों को निकाला। और ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को, जब हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए, तो करें ऐसे क्षण में हम अपने आप को भारत और उसके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा से समर्पित करें। फिर अगर हमें मतलब ऐसा क्षण आ गया है, हम आज़ाद हो गए, हमारी दुख तकलीफें सारी दूर हो गई हैं, तो हम खुद भी
भारत भी और भारत के लोग भी अपने आप को मानवता के लिए समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आज़ादी और सत्ता जिम्मेदारियां लाती हैं। जब जब हम गुलाम थे तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं थी, और कह रहे जब हम आज़ाद हो गए हैं, आज़ादी क्या लेकर आती है? आज़ादी और सत्ता जिम्मेवारियां लाती हैं, क्योंकि अब आज़ाद भी हो गया है, हमें अपने देश को चलाने के लिए सत्ता भी मिल गई है, तो इससे हमारे ऊपर जिम्मेवारियां ज़्यादा आ गई हैं। भारत में संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है, क्योंकि अब वो जो देश के भारत है वो क्या हो गया, अंग्रेजों से आज़ाद हो गया। भारत के संप्रभु लोगों का, संप्रभु लोग जो मतलब अपनी इच्छा के खुद मालिक बन गए हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा, तो वो सभा ही थी जो संविधान सभा थी, वो संप्रभुता संपन्न यानी कि अपनी इच्छा से चलने वाले लोगों की सभा थी। और पहले वो अंग्रेजों ने वो कर रखा था राज उसके ऊपर, जिसके कारण उसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं थी। लेकिन अब अंग्रेज चले गए तो अब देश आज़ाद हो गया, और उसको चलाने की जिम्मेवारी किसके ऊपर आ गई है? आज़ाद भारत के संप्रभुता संपन्न लोगों के पास आ गई है जिम्मेवारी। पहले उनको दबा रखा था अंग्रेजों ने, जिसके कारण कोई जिम्मेवारी उनके ऊपर नहीं थी, ना ही वो आज़ाद थे। आज़ादी के जन्म के पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है, और इस क्रम में हुए दुखों से हमारा दिल भारी है। आज़ादी के जन्म से पूर्व जब अंग्रेजों से आज़ाद हुए तो इसका मतलब हमारा आज़ादी का जन्म हुआ था उस दिन, जिस दिन अंग्रेज हमें आज़ाद करके गए थे। लेकिन आज़ादी से पहले हमने बहुत पीड़ा सहन करी थी, क्योंकि वो अंग्रेज हमें तंग करते थे, और इस क्रम में हमने बहुत सारे दुखों से हमारा दिल भारी है, क्योंकि आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन जो अंग्रेज हमें जख्म दे के गए थे, दुख दे के गए थे, उसके कारण हम दुखी थे। इसमें कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं। आज़ाद हुए थे तो अभी दर्द थोड़ा ही भूल गए होंगे, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है, अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत देता है। चाहे हम दुखी थे, उस दिन हमें पता था कि जो बुरा इतिहास था वो बीत चुका है, और अब भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। ये भविष्य बहुत आराम करने का, सुस्ताने का नहीं। कह रहे नेहरू जी कह रहे हैं कि अगर हम आज़ाद हो गए हैं, हमें अपना जो भविष्य है वो सुनहरा दिख रहा है, लेकिन इस सुनहरे जो भविष्य है इसमें अब आराम करने का नहीं है, ना सुस्ताने का, बल्कि उन वादों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है, जिन्हें हमने अक्सर किया है। आज़ाद होने के बाद आराम या सुस्ताने का समय नहीं है, बल्कि जो उन वादों को पूरा करने का और लगातार कोशिश करने का है, जिन्हें हमने अक्सर किया है। मतलब वो उन वादों को पूरा करना है जिन वादों को हमने किया था, और उन वादों को पूरा करने के लिए हमने लगातार क्या करने, प्रयास करने हैं, जिन्हें जिन्हें हमने अक्सर किया है। और एक शपथ हम आज भी लेंगे। भारत भी की सेवा करने का अर्थ है दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करें। भारत की सेवा करने का अर्थ है नेहरू जी भी दुख और परेशानियों में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का, अवसर की असमानता का। इसका अर्थ है दरिद्रता का। दरिद्रता क्या थी? अंग्रेज हमें दुख देते थे, वो अंत हो गया था दरिद्रता का, और इसलिए हम वो थे उनके कब्जे, उस टाइम अज्ञानी था, और परेशानियों में पड़े करोड़ों। दरिद्रता, अज्ञान और बीमारियों का अंत हो गया था जब अंग्रेज इंडिया से गए थे, और अवसर की असमानता भी अंत हुई थी। आज़ादी मिलने के बाद दरिद्रता का अंत हुआ था, अज्ञान का, बीमारियों का, अवसरों की जो असमानता थी उसका अंत हुआ था। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। मतलब जो आज़ाद होने के बाद जो युग आया,
उस हमारे युग के महानतम आदमी की कामना, जो भी महान आदमी है आज़ादी के बाद इंडिया के अंदर, उसकी क्या कामना होनी चाहिए? आँख से आंसू पोंछने की है। संभव है जो काम हमारे भर से पूरा ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू है, कष्ट है, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। मतलब जो कह रहे आज़ादी के बाद जो भी महानतम व्यक्ति है, उसका काम, आदमी की कामना, हर महानतम आदमी की कामना जो इच्छा यही होगी कि आंख से आंसू पोंछने की। और कह रहे तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा जब तक किसी की आंखों में आंसू है। सोमनाथ लाहिड़ी, मतलब ये सारे जो परेशानियां आई थी उनका अंत हो रहा है, ये उन्हीं के ऊपर सबने भाषण दिया था जब आज़ाद हो रहा था इंडिया। ये तो नेहरू जी ने तो उसी रात को दिया जिस रात को हमें आज़ाद होना था। सोमनाथ लाहिड़ी, इनका 1901 में जन्म हुआ था और 1984 में मतलब चल बसे थे। जन्म पश्चिमी बंगाल, लेखक थे। जितने भी संविधान सभा में थे वो सारे पढ़े लिखे लेखक था, कोई वकील था और कोई शिक्षाविद था, कोई भाषाविद था, ये ऐसे लोग ही शामिल थे। जन्म पश्चिमी बंगाल में, लेखक और संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। बाद में पश्चिमी बंगाल विधानसभा के सदस्य हैं। सोमनाथ लाहिड़ी 83 ईयर्स जिए थे। पश्चिमी बंगाल में जन्म हुआ था, लेखक और संपादक थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। बाद में पश्चिमी बंगाल विधानसभा के सदस्य बने। आगे चलते हैं हम। संविधान दर्शन बड़ा बड़ा लंबा है। ये कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। बस ये तो भाषण तो आपने पढ़ लेना है भी गांधी जी ने क्या कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, नेहरू जी ने क्या कहा था। तो ये इनकी जो स्पीच है उसके बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो हमारी संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के वो कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीजें पढ़ लेना जो इसमें मेन होंगी। बस संविधान सभा में कितने मेंबर थे, और मतलब जो ऊपर का प्रोसेस है वो जो जो भाषण है वो एक बार सुन लेना, क्या पता कुछ उसमें भी आपको समझ आ जाए। कुछ ऐसी चीज अगर उनको पढ़ोगे समझोगे तो थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन होएगा तो आप पूरा कर पाओगे। आगे पढ़ते हैं। संविधान का दर्शन, संविधान का दर्शन पढ़ते हैं। पहले हमने स्पीच पढ़ी तीनों, गांधी जी की, नेहरू जी की और डॉक्टर अंबेडकर जी की। आगे संविधान का दर्शन पढ़ते हैं। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। हम कहते हैं ना हमारे देश के संविधान के पीछे कौन सी फिलॉसफी है, कौन सा दर्शन है, वो बता रहे हैं। जिन मूल्यों ने स्वतंत्र संग्राम की प्रेरणा दी, वो मूल्य जिसके कारण हमने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए कि अंग्रेजों से लड़कर हमने स्वतंत्रता हासिल करनी है, और उसे दिशा निर्देश दिए। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, वो मूल्य जिन्होंने हमें ये कहा कि हमें अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम लड़ना चाहिए और उसको लड़ने के लिए हमें दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए और जो मतलब इस समय हमने जिनका इस्तेमाल करके जिनको हमने जांच परख लिया वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। और जब हम जिन मूल्यों ने हमें स्वतंत्रता संग्राम लड़ने की प्रेरणा दी और जिन्होंने हमें भी कैसे लड़ना है वो दिशा निर्देश दिए और इस क्रम में जिनको हमने जांच भी लिया, उस जिन दिशा निर्देशों पर चलते हुए जिनकी हमने जांच कर ली, वही हमारे देश के भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया है। जो भी मूल्य है, जो दर्शन है भारतीय संविधान के पीछे जिन्होंने हमें
उसकी प्रेरणा दी थी स्वतंत्रता संग्राम लड़ने की, और कैसे लड़ा जाना चाहिए वो दिशा निर्देश दिए थे। और जिनको हमने जांच परख लिया है वही हमारे भारतीय लोकतंत्र का जो आधार बने हैं। उन्हें हमने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बर है, उसमें शामिल किया है। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। ये हमने पढ़ लिया। मतलब ये है कि प्रस्तावना किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। एक तो जो स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा देने वाले मूल्य थे, उन्हीं मूल्यों से हमने दिशा निर्देश मिले कि कैसे ये लड़ना है स्वतंत्रता संग्राम। और इन्हीं मूल्यों की जिनकी हमने स्वतंत्रता संग्राम लड़ते हुए जांच कर ली, उन्हीं को हमने भारतीय लोकतंत्र का आधार बनाया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन मूल्यों को शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी है। मतलब ये जो मूल्य हमने प्रस्तावना में शामिल किए हैं, भारतीय संविधान की जितनी भी धाराएं हमने लिखी हैं वो इनके अनुरूप बनी है, उन्हीं मूल्यों के अनुरूप बनी है जो मूल्य हमने प्रस्तावना में शामिल किए हैं। मूल्य शब्द मूल्य होता है जिसके अनुसार हमारा देश चलना है, जिसके मूल्य वो बहुमूल्य है, वो लगा लो मैनर्स होते हैं, जहाँ मान्यताएं होती हैं जिसके जिसके जिनके कारण हमारा देश अच्छी तरीके से चल सकता है। तो वो मूल्य जिसके कारण मतलब हमने अंग्रेजों को के विरुद्ध लड़ने की हमें प्रेरणा दी, और जिन्होंने हमें ये दिशा निर्देश दिए कि कैसे लड़ना है उनके विरुद्ध। और उन्हीं मूल्यों को हमने भारतीय लोकतंत्र का आधार बनाया है, और वो सारे मूल्य हमारे भारत की प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। और उन्हीं मूल्यों के अनुसार ही हमारे देश की जो संविधान की सारी धाराएं हैं वो लिखी गई हैं। संविधान की जो शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। ये अंडरलाइन कर लो, संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। क्या उद्देश्य है हमारे संविधान के, क्या उद्देश्य हैं, उसके साथ भारत के संविधान की शुरुआत होती है, और उसे क्या कहते हैं, भारत संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। संविधान की उद्देशिका बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ शुरू होती है, उसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहा जाता है। अमेरिकी संविधान की मतलब सबसे पहले किसने प्रस्तावना लिखी थी, अमेरिकी संविधान की ने लिखी थी। अमेरिकी संविधान बनाने वाले जो संविधान करता थे, उन्होंने अपने संविधान में प्रस्तावना लिखी थी, और उसी अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर बाकी जो उस समय के जो देश थे, उन्होंने सब ने अपने देश के संविधान में प्रस्तावना शामिल की है। संयुक्त राज्य के हम सभी लोग ये उसमें मतलब जितने अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना शामिल की है, तो उस समय के जितने भी देश आजाद थे उन्होंने भी जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने सबने प्रस्तावना वो करी है, अपने संविधानों में शामिल किए है। हमने भी अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेकर अधिक अधिक अच्छा संघ बनाने न्याय की संयुक्त राज्य के हम सभी लोग ये वहाँ के
तो उसमें संविधान में से प्रियम्बल में जो प्रस्तावना में लिखा गया है, अधिक कच्चा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण को बढ़ावा देने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। मतलब उन्होंने, अमेरिका के लोगों ने अपने संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है कि अधिक कच्चा संघ बनानी होगी। अधिक कच्चा मतलब वो सारे लोग मिलके एक संघ बना रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया संघ बनाने, लोगों का समूह बनाने, मतलब न्याय की, और ऐसा संघ बनेगा जिसके अंदर न्याय की स्थापना होगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और उस संघ का जो भी देश है अमेरिका, उसके अंदर शांति होगी, घरेलू शांति बनाने, सबकी सुरक्षा व्यवस्था बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था जिसमें सारे अमेरिकी लोगों की सुरक्षा होगी, जन कल्याण को बढ़ावा देने, जन कल्याण वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका कल्याण कर ज़्यादा से ज़्यादा करने वाला, अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। वहाँ की प्रस्तावना में लिखा गया है। हम दक्षिण अफ्रीका के लोग, ये दक्षिण अफ्रीका की प्रस्तावना में, संविधान में, प्रस्तावना में लिखा गया, अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं। क्योंकि आपने दक्षिण अफ्रीका का भी पढ़ लिया, उसमें वहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ था, अन्याय अंग्रेजों ने, गोरे लोगों ने किया था। अपने इतिहास में हुए अन्याय को स्वीकार करते हैं, अपनी भूमि पर आज़ादी और न्याय के लिए संघर्ष करने में कष्ट उठाने वालों को सलाम करते हैं। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के अंदर बहुत सारे लोगों की आज़ादी छीन ली थी अंग्रेजों ने और उनके साथ अन्याय किया था, तो उसके लिए दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारे लोगों को उस अन्याय और के लिए लड़ने के लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े थे। और वो दक्षिण अफ्रीकी लोग कह रहे हम उनको सलाम करते हैं, अपने देश को बनाने और विकसित करने में मदद करने वालों का आदर करते हैं। जिन लोगों ने उनके दक्षिण अफ्रीका के देश को बनाने और विकसित करने में मदद करी थी, करे उनका भी आदर करते हैं। और हम मानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी का है जो यहाँ रहते हैं और जहाँ की विविधता से, और उन्होंने ये भी स्वीकार करा था कि दक्षिण अफ्रीका में जो लोग रहते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका उन सब लोगों का देश है और जहाँ की विविधता से जुड़े हैं, इसलिए स्वतंत्र रूप से चुने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने गणतंत्र के सर्वोच्च कानून के तौर पर इस संविधान को स्वीकार करते हैं, जिससे पहले के विभाजन मिटे और लोकतंत्र के मूल्यों, सामाजिक न्याय और मौलिक मानवाधिकार पर आधारित समाज बन सके। एक ऐसे लोकतांत्रिक और मुक्त समाज की स्थापना हो जिसमें सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार बने और चले तथा हर नागरिक को कानून के समान संरक्षण मिले, सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो और हर व्यक्ति की संभावनाओं को फलने फूलने की स्वतंत्रता हो और एक संयुक्त और लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका का निर्माण हो जो राष्ट्रों के समूह में एक संप्रभु देश के तौर पर अपना उचित स्थान प्राप्त कर सके। ईश्वर हमारे लोगों की रक्षा करे। ये दक्षिण अफ्रीका की प्रस्तावना है, ऊपर अमेरिका की प्रस्तावना पढ़ी है और हमने अमेरिका की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर हमने अपने संविधान में वो प्रस्तावना शामिल की है। आपको अमेरिका की प्रस्तावना और दक्षिण अफ्रीका की प्रस्तावना, जहाँ जो गांधी जी, नेहरू जी और भीमराव अम्बेडकर जी ने जो विचार दिए वो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उद्देशिका या प्रस्तावना किसे कहते हैं वो लर्न करना जरूरी है। संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना उसके बारे में कह रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। मतलब प्रस्तावना, जैसे हम एक बुक होती है, बुक के अंदर
पूरा चैप्टर की वो सूची दे रखे थे भी, ये चैप्टर है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हैं। वैसे ही जो हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना है, उसमें हमारे पूरे संविधान का निचोड़ दे रखा हुआ है। संविधान क्या है? संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक कविता सी लगती है। ये प्रस्तावना ऐसा लगता है कि जैसे वो लोकतंत्र पर लिखी हुई एक कविता हो। इसमें वह दर्शन शामिल है, इसमें वह फिलॉसफी शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। तो इसके अंदर वो दर्शन या फिलॉसफी है जिसके अनुसार पूरा संविधान बना। मतलब उसमें वो छोटे छोटे पॉइंट है जिस 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 पॉइंट पे को लेकर पूरा संविधान बना है। ये दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। और जो भी दर्शन प्रस्तावना के अंदर दिया गया है, वो किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन, कोई भी फैसला लिया जाता है, चाहे कोई कानून बनाया जाता है, उसके मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। जो भी प्रस्तावना के अंदर दर्शन है, जो कानून बनाए जाते हैं, वहाँ हमारे इंडिया के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं, उसको एग्जामिन करने के लिए कि वो गलत है या ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना का जो दर्शन है वो सिद्ध करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कानून कौन फैसला अच्छा और बुरा है। मतलब जो प्रस्तावना के अंदर दर्शन है, जब कोई हमारे देश के अंदर कानून या फैसला लिया जाता है, तो उस दर्शन के द्वारा ही परखा जाता है कि कौन सा कानून सही है, कौन सा गलत है, और कौन सा फैसला अच्छा है, कौन सा बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। जो हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना है, वो हमारे संविधान, उसके अंदर हमारे देश के संविधान की आत्मा बसती है। और ये सारी प्रस्तावना के पॉइंट है। हम भारत के लोग भारत को भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। ये हम भारत के लोग भारत को भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने संविधान का निर्माण कैसे किया? संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम, क्योंकि जो हमारी संविधान सभा थी, उसमें जो 299 लोग थे, वो लोगों ने चुन के भेजे थे, वो लोगों के प्रतिनिधि थे। करे इस संविधान का निर्माण लोगों के प्रतिनिधियों ने किया है, ना कि किसी राजा या बाहरी आदमी ने किया है। हम भारत के लोग और भारत को, इसके हम 4-5 पॉइंट पढ़ेंगे। और आप वो हम भारत के लोग भारत को भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें किया है। नंबर 2 क्या है हमारी प्रस्तावना में? समाजवादी समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है। समाज में संपदा जो होती है, जो पैसा होता है समाज के अंदर, देश के अंदर, वो लोग सामूहिक रूप से काम करते तो वो उससे पैदा होती है। और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। मतलब समाजवाद भी अपनाया है, जिसके अंदर जो देश का पैसा होता है वो सारे लोगों में बराबर बांटा जाता है। तो ये कह रहे जो समाज के अंदर संपदा या पैसा प्रॉपर्टी होती है, वो सारे लोगों के सामूहिक प्रयत्न के द्वारा या कोशिश के द्वारा पैदा होती है, और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े फायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हों। और हमारे देश की जो प्रेम्बल है, उसमें समाजवाद को भी ऐड किया गया। वो कह रहे जो समाज के अंदर संपदा होती है, वो देश के सारे लोगों के सामूहिक प्रयत्न के द्वारा पैदा होती है, और उसका बंटवारा सबके बीच में समान होना चाहिए। और देश के अंदर जमीन और उद्योग धंधों की जो हकदारी होती है, उससे जुड़े हुए लोगों, सरकार को जमीन और उद्योग धंधों से जुड़े हकदारी से जुड़े कायदे कानूनों को इस तरह बनाना चाहिए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। हमारे देश की सरकार को जमीन और उद्योग धंधों से संबंधित जो हकदारी के कानून है, वो ऐसे बनाने चाहिए कि समाज के
सामाजिक और आर्थिक जो असमानताएं हैं वो कम हो जाएं। प्रभुत्व संपन्न, ये 5 पॉइंट पढ़ेंगे। प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने देश से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब भारत के जो लोग हैं वो अपनी इच्छा से जो चाहे अपने देश के लिए फैसला ले सके। लोगों को अपने से जुड़े भारत के लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। भारत के लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में सर्वोच्च फैसला करने का सर्वोच्च सबसे उच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। कोई भी बाहरी शक्ति या कोई बाहरी देश भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। प्रभुता संपन्न का मतलब ही यही होता है कि जब देश के लोगों के ऊपर लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने फैसले ले सकें और उनके ऊपर कोई बाहरी शक्ति या देश आदेश न दे सके। भारत का संविधान उद्देशिका, ये उद्देशिका है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करवाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये पूरी प्रस्तावना है, इसका एक एक शब्द तो आपको नहीं याद करना। समाजवाद का क्या मीनिंग होता है, प्रभुत्व संपन्न का मीनिंग क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का मीनिंग क्या होता है, ये याद करने हैं। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। मतलब हमें प्रभुत्व संपन्न का, समाजवाद का और हम भारत के लोग ये भी करना है कि हम भारत के लोग अपने संविधान का निर्माण अधिनियम भारत के लोग अपने जो प्रतिनिधियों के माध्यम से किया, बाहर के राजा या आदमी के द्वारा नहीं किया। प्रभुत्व संपन्न में ये होता है कि भारत के लोग अपना फैसले खुद ले सकते हैं। इसके अंदर कोई बाहरी शक्ति भारत की सरकार को कोई आदेश नहीं दे सकती। धर्मनिरपेक्ष होता है, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता। देश के अंदर, भारत के अंदर बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, तो हर धर्म के लोग को अपने धर्म को पूरी स्वतंत्रता के साथ मनाने का अधिकार है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है और कोई देश का धर्म नहीं है। लेकिन भारत में रहने वाले सारे धर्मों को लोगों को अपने धर्म को अपने अनुसार मानने का अधिकार है। सरकार का भी सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को, जितने भी देश के अंदर धर्म हैं, उन सब को सरकार एक समान सम्मान आदर देती है। लोकतंत्रात्मक होता है सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें सभी लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोकतंत्रात्मक होती है वह सरकार जिसमें सरकार का वह स्वरूप जिसमें सभी लोगों को एक जैसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। और लोकतंत्र में क्या होता है, लोग अपने जो सरकार होती है उसको खुद चुनते हैं और उसको जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। ये याद कर लेना आप लोग। लोकतंत्रात्मक में सरकार ऐसी होती है जिसमें सभी लोगों को समान राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं। लोग अपने सरकार को चुनते हैं और उसको जवाबदेह बनाते हैं। ये सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है।
लोकतंत्र को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं। न्याय नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसमें जो आज का चैप्टर है, इसमें आप लोग एक तो प्रस्तावना किसे कहते हैं, या उद्देशिका किसे कहते हैं, धर्म निरपेक्ष किसे कहते हैं, प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवादी क्या होता है, हम भारत के लोग, लोकतंत्रात्मक क्या होता है और न्याय क्या होता है, इसका मीनिंग याद करोगे। और कल हम जो थोड़ा चैप्टर रह गया, कल इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे।